हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आईटीबीपी की तरफ से निकल कर आई है। ओके, आईटीबीपी का मतलब क्या होता है? इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोस्ट रहेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोस्ट रहेगी दोस्तों। ओके, और कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी? इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर में ये पोस्ट होने वाली है। ओके, सो इस वैकेंसी के अंदर में हम लोग कौन सी पोस्ट निकल कर आ चुकी है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट हेड कांस्टेबल मिडवाइफ 2024। ओके, तो तीन टाइप की वैकेंसी निकल कर आई है। एक है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की वैकेंसी है। तो हम लोग स्पेशली इसमें स्टाफ नर्स के बारे में देखने वाले, जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम male and female Indian citizens possessing educational qualification and age as prescribed below for filling up the vacancies to the post of sub inspector staff nurse in group B नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी दोस्तों। फिर उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, तो ये जो हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की पोस्ट रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ कौन भर सकता है? यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट जो रहेगी ग्रुप सी की रहेगी, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है। ओके, ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपीएफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये फिलहाल के लिए टेम्पररी है, लेकिन इसको परमानेंट भी किया जा सकता है। ओके, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है दोस्तों, 15 ईयर्स का जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसमें परमानेंट भी किया जा सकता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है? सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी बेसिकली जो इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है, ओके, उत्तराखंड में जो बॉर्डर आती है और ले डिस्ट्रिक्ट में, ले या फिर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डर आती है चाइना के साथ में, वहाँ पे मेनली पोस्टिंग होती है, या फिर आपकी कहीं पर भी एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। ओके, सो क्या बोला है आगे? ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शाल बी गवर्न्ड बाय द आईटीबीपीएफ एक्ट 1992 एंड रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स एज अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट रहेगी ये आईटीबीपी एक्ट 1992 के अंडर में रहेगी, और रूल्स कौन से रहेंगे? 1994 के रूल्स रहेंगे, और जो टाइम टू टाइम जो चेंज होते जाते हैं रूल्स, उसके बेसिस पे आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। अप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड। तो आपको अदर मोड से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, ईमेल करते हैं या फिर बाय पोस्ट फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 जून 2024। ओके, तो कल की तारीख से ही ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला है? एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 28 ऑफ जुलाई 2024। ओके, तो आप रात में 11:59 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। कब? 28 जुलाई तक। लगभग आपके पास में एक महीने का टोटल ड्यूरेशन है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओके, द applicants आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट अ लेटर स्टेज। ओके, तो आपको आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले चेक करना है, उसी के बाद में आपको अप्लाई करना है। ओके, फिर उसके बाद में डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर एज अंडर। तो देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी की 3 पोस्ट है, और टोटल ऐसी 10 पोस्ट है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फिर उसके बाद में मिडवाइफ की पोस्ट है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? नोट दी गई है, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ओके, अगर कुछ चेंजेस होता है तो आप आईटीबीपी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ओके, आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू मेक द चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। आईटीबीपी ऑल्सो रिजर्व द राइट
टू कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो देखिए दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका पीईटी रहेगा, फिर उसके बाद में पीएसटी होने वाला है, फिर उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, फिर उसके बाद में डीवी होगा। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये प्रोसीजर में कुछ भी चेंजेस हो सकता है। ओके, अगर रिक्रूटमेंट कैंसिल होती है या फिर पोस्टपोन होती है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, ये भी राइट जो है वो आईटीबीपी के पास में रिजर्व होते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ओके, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व है। लेकिन अगर एक सर्विसमैन वहां पर मिलते नहीं है, ओके, वो रिक्रूटमेंट में अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट मिलते नहीं है, तो वो जो वैकेंसीज रहेगी वो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में पे स्केल की बात करते हैं और अदर अलाउंसेस की बात करते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है वो लेवल 6 के अंडर में आता है, जिसमें मिनिमम बेसिक कितना रहेगा, 35,400, और ये लेवल की और रेंज कितने तक रहेगी, 1,12,400 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 35,400 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपकी सैलरी जो रहेगी 60 to 70,000 के बीच में रहेगी। ओके, एज पर 7 CPC। फिर उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट हेड कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसी का स्ट्रक्चर दिया गया है। और अदर अलाउंसेस की बात करते हैं तो पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, रेशन मनी, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज। अगर स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज में अगर पोस्टेड मिलती है तो वहाँ पर आपको स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलने वाला है। फ्री अकोमोडेशन और HRA, ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। फिर उसके बाद में लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल इन द फोर्स from time to time under the rules and instruction. On appointment, they shall be entitled for pension benefit as per new restructured defined contributory pension scheme। तो देखिए दोस्तों, ये न्यू restructured defined contributory pension scheme भी लागू रहने वाली है, applicable for the new entrant to the central government service with effect from 1 जनवरी 2004। ओके, तो ये देखिए 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने कुछ लोग अपॉइंट होते हैं तो उनके लिए न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। फिर उसके बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है स्टाफ नर्स पोस्ट का, उसके बारे में देख लेते हैं। एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 21 to 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 30 ईयर्स होता है ये यूआर कैंडिडेट होते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 30 ईयर्स होता है। फिर उसके बाद में जो SC ST OBC जो कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, तो ये एज रिलैक्सेशन हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड फॉर SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन एंड सेंट्रल एंड government servant in accordance with the instruction and orders issued by the central government from time to time. Cutoff date of the date for determining the age will be 28th July 2024. Okay, that is the last date of receipt of online application. Candidate should not have been born अर्लियर दैन 29 जुलाई 1994। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले का आपका बर्थ नहीं चाहिए। अगर 29 जुलाई का भी आपका बर्थ होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके पहले का है 29 जुलाई के पहले 1994 के पहले का अगर बर्थ है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर 28 जुलाई 2003 के बाद का, ओके, लेटर, ओके, बाद का अगर आपका बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन 28 जुलाई 2003 को आपका बर्थ हुआ है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जो आपका GNM होता है, ओके, GNM आपका पास होना चाहिए। या फिर आपका अगर BSc कंप्लीट हुआ है, BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल। जो INC होता है, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपका पास में रजिस्ट्रेशन है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी जो स्टेट से आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का अगर नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये एक्सपीरियंस डिजायरेबल है दोस्तों, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अगर है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके,
आगे देखते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर फार्मासिस्ट पोस्ट का दिया गया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मिडवाइफ पोस्ट का दिया गया है। तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इवन ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो वहाँ पर जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं। ओके, हम लोग ये वीडियो में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वही पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर नोट दी गई है, द डेट ऑफ बर्थ एज पर as recorded in the matriculation certificate available on the date of submission of application shall be accepted as a proof for determining the age, and no subsequent request for its change will be considered और ग्रांटेड। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे आप जब फॉर्म भरेंगे, तो आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रहेगा उसके साथ में मैच किया जाएगा, उसी को ही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को ही एज अ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे गलती हो जाती है, कहीं पर भी आप गलती करते हैं डेट ऑफ बर्थ फिल करने में, तो लेटर ऑन स्टेजेस में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस जो चेंजेस करने की आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC NCL EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट क्लेमिंग OBC NCL status may note that certificate on non-creamier status should have been obtained within 3 years before the closing date for submission of online application and must ensure that he or she possesses the caste community certificate and does not fall in क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट दैट इज 28 ऑफ जुलाई 2024। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है ये 3 साल का चाहिए। ओके, 3 साल का चाहिए, लेकिन जो इश्यू किया गया है वो 28 ऑफ जुलाई 2024 के पहले का चाहिए। ओके, उसके बाद का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके पहले 3 साल पहले का भी रहा तो भी चलता है। ओके, 1 साल 2 साल या फिर मैक्स टू मैक्स 3 साल का भी रहा तो भी चलता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, the candidate wish to be considered against the reserve vacancy or seeking age relaxation must submit requisite certificate issued by the competent authority। okay, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, in the prescribed format when such certificate are sought by the recruitment board, otherwise their claim for SC ST OBC status will not be entertained and their candidature applicants will be considered under the unreserved category। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपने अगर SC ST या फिर OBC क्लेम किया है तो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो इशू किया गया सर्टिफिकेट है वो आपको प्रेजेंट करना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते वैसी कैटेगरी वैसी कंडीशन में आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो SC ST OBC के जो फॉर्मेट्स है वो एनेक्सर 1 2 2A 3 4 5 6, तो ये सभी एनेक्सर पीडीएफ के लास्ट में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन, तो देखिए SC ST कैंडिडेट जो है उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC NCL है तो ये 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकता है। फिर उसके बाद में एक सर्विसमैन, अगर एक सर्विसमैन है UR कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर OBC NCL है तो 36 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट है तो वैसे सिचुएशन में 8 ईयर्स तक उनको रिलैक्सेशन मिलना है, तो 38 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं एक सर्विसमैन। ओके, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है। ओके, तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर उसके बाद में अगर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1994 राइट और कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो, अदरवाइज आपको स्किप करना है। फिर उसके बाद में EWS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, द रिजर्वेशन फॉर EWS टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम of reservation for SC ST and OBC will be admissible as per डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OM नंबर, ये नंबर दिया गया है अपडेटेड, ये कौन सी तारीख का है तो दिया गया है, एंड इट्स अमेंडमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, फिर उसके बाद में PST का क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। PST मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो मिनिमम हाइट जो है
वो मिनिमम हाइट है और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 162.5 रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और विथ एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होता है। ओके, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए लागू होता है। फिर उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊं या फिर गोरका, डोगराज या फिर मराठास या फिर कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, ओके, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद में कश्मीर रीजन, ओके, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वैसे कैंडिडेट है तो उनके लिए भी थोड़ा एज हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात अगर करते हैं तो चेस्ट सरकमफरेंस कितना 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और वेट का जो है वो करस्पॉन्डिंग टू एज एंड हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिडवाइफ के बारे में दिया गया है तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके आई साइट होने वाला है। फिर उसके बाद में टैटूज के बारे में वगैरह भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन वीडियो पॉज करके। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई बाय विच डेट, तो देखिए दोस्तों आपको अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होंगी। ओके, तो ये वेबसाइट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों, तो वो लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली वो फॉर्म पर पहुंच सकते हैं। ओके, और बाकी की भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर फीस की बात करते हैं तो फीस जो है दोस्तों ये 200 रुपीज़ होने वाली है। किसके पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। ओके, जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पोस्ट है उसके लिए कितनी रहेगी 200 रुपीज़ रहेगी। ओके, और देखिए दोस्तों अगर कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, फीमेल है या फिर एक सर्विसमैन है तो उनको किसी भी प्रकार की फीस पे नहीं करना है, उनको फीस में एग्जम्पशन मिला है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप मिडवाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, आपका पीईटी रहेगा, फिर उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। तो पीईटी के अगर बात करते हैं दोस्तों तो पीईटी में आपका क्या रहेगा, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए पीईटी 100 मीटर्स की रनिंग रहेगी, 16 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 7 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर में कंप्लीट करना है। ओके, फिर फीमेल कैंडिडेट अगर है तो फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रनिंग 18 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है और 800 मीटर रेस आपको 4 मिनट 45 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, फिर यहाँ पर फार्मासिस्ट और मिडवाइफ पोस्ट का भी दिया गया है तो ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग पीएसटी के बारे में देखते हैं। तो पीएसटी जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी हाइट, चेस्ट सरकमफरेंस और वेट भी मेजर किया जाएगा। ओके, और जो कुछ रूल्स रेगुलेशन है वेट के उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, नोट दी गई है, पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। ओके, जो एक्स सर्विसमैन है उनका पीईटी नहीं होगा। हाउ एवर एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द पीएसटी एंड रिटन एग्जामिनेशन। ओके, और स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन उनको पास करना है, लेकिन पीईटी उनका होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में आपकी फेज 2 एग्जामिनेशन रहेगी। फेज 2 एग्जामिनेशन कौन सी रहेगी, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 आवर्स का रहेगा, उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो 100 मार्क्स का अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस को 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के लिए रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रहेंशन रहेगा 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क के लिए। और आपका जो ट्रेड या फिर प्रोफेशन रिलेटेड मतलब जो नर्सिंग का सिलेबस है उसके 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स के लिए रहेगा और टाइम हो जाएगा 2 आवर्स का। ओके, 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों ये ऑफलाइन होने वाला है, उसके लिए आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, या फिर इवन आपका जो एग्ज़ाम
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। वो लेटर ऑन आईटीबीपी पे आईटीबीपी डिसाइड करेगी कि कौन से बेसिस पे एग्जाम होगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर सिलेबस की बात करते हैं तो ये आप सिलेबस पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये सिलेबस पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों फेज 3। ओके, तो फेज 3 में आपका डीवी होने वाला है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इवन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, होने वाला है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो रहेगा दोस्तों, इसमें वाइवा रहेगा आपका 40 मार्क्स का। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन रहेगा 30 मार्क्स का, और प्रोसीजर रहेगी 30 मार्क्स की। ऐसे ये टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और मिनिमम परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका जो मार्क्स रहेंगे दोस्तों, ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और कितने परसेंट से क्वालिफाई करना है? 50% से, मतलब मिनिमम आपको 50 मार्क्स लेना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट के बारे में दिया गया है, तो ये मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों वीडियो पॉज करके। ओके, फिर उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप फेल हो जाते हैं तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब RME होता है। ओके, तो वो RME का क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एनेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ओके, जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट है तो उनका जो कास्ट फॉर्म सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, ये एनेक्सर दिए गए बेसिकली, जो NCL का एनेक्सर हो गया, या फिर इवन जो EWS कैंडिडेट है उनका एनेक्सर हो गया। और ओके, फिर उसके बाद में ये जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है, या फिर PSU में ऑलरेडी एज अ रेगुलर स्टाफ वर्किंग है, मतलब परमानेंट स्टाफ वर्किंग है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी है। ओके, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट में इशू करना है। ओके, फिर उसके बाद में ये जो दिया गया है दोस्तों, ये क्या है? द फॉर्म ऑफ certificate to be submitted by the candidate those who intended to avail relaxation in height and chest measurement। तो देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं कैटेगरी से है या फिर गढ़वाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओके, तो वैसे ही इसमें उनको चेस्ट और हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको ये फॉर्मेट भर के देना है। बेसिकली जो 7 सिस्टर स्टेट से बिलोंग करते हैं जो लोग, तो उनको ये फॉर्मेट भर के देना होगा। ओके, फिर उसके बाद में ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जो और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्मेट में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलने वाला है, बनाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में ये क्या है दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ अनफिट। अगर देखिए दोस्तों, DME मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप अगर अनफिट होते हैं तो आपको RME के लिए अपेयर होना पड़ता है। ओके, तो RME के लिए अपेयर होना है तो उसके लिए ये अनफिट का सर्टिफिकेट आपको भर के देना होगा। ओके, तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली जो ऑफिस के पर्सन रहेंगे वही फिल कर सकते हैं, ये आपको भरना नहीं है। जो ऑफिशियल लोग रहेंगे फॉर ऑफिस यूज ओनली है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी। ये इन्फॉर्मेशन ITBP की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग थी। ओके दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज होंगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करो, और दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।